आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रग किंगपिन की जो किसी भूत से कम नहीं था। नाम था एल मेंचो। एक ऐसा आदमी जिसकी दुनिया के पास सिर्फ 80 और 90 के दशक की कुछ पुरानी तस्वीरें थीं, लेकिन उसका खौफ वो पूरी दुनिया में फैला हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आदमी था कौन, इतना ताकतवर कि दुनिया के पास उसकी सिर्फ पुरानी धुंधली तस्वीरें थी, जिसका चेहरा तक कोई ठीक से नहीं जानता था, लेकिन जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े कांप जाते थे। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस कहानी की शुरुआत हम करेंगे सीधे एक्शन के बीच से, एक ऐसे हाई स्टेक मिलिट्री ऑपरेशन से जिसका मकसद था दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड को पकड़ना। तो हुआ ये कि सब कुछ बहुत तेजी से घटा। सिर्फ 48 घंटों के अंदर 20 फरवरी को इंटेलिजेंस को एक टिप मिली, एक खबर कि एल मेंचो अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ एक सुनसान कंपाउंड में छुपा है। अगले 48 घंटों तक उस पर नजर रखी गई और फिर 22 फरवरी की सुबह सुबह मैक्सिकन स्पेशल फोर्सेस, नेशनल गार्ड और आर्मी ने धावा बोल दिया। जबरदस्त गोलीबारी हुई और भागने की कोशिश में एल मेंचो बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे जिंदा तो पकड़ लिया गया, लेकिन मेक्सिको सिटी ले जाते जाते रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। और ये ऑपरेशन कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका के एक पूर्व डीईए चीफ ने इसे ड्रग ट्रैफिकिंग के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक कहा। मतलब साफ है कि एल मेंचो कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा निशाना था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में कहानी तो यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही उसकी मौत की खबर फैली, पूरे मेक्सिको में जैसे आग लग गई। हिंसा, दंगे, आगजनी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक आदमी की मौत से पूरा देश क्यों जल उठा? ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उसकी शुरुआत में। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक गरीब किसान का बेटा दुनिया का सबसे खूंखार क्रिमिनल किंगपिन बन गया। उसकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, यकीन मानिए। उसका करियर देखिए जरा। शुरुआत हुई एवोकाडो के खेतों में मजदूरी से। 5वीं क्लास में ही स्कूल छोड़ना पड़ा। फिर अमेरिका गया, वहां छोटे मोटे क्राइम किए, पकड़ा गया, जेल भी गया। और जब उसे डिपोर्ट करके मेक्सिको वापस भेजा गया, तो जानते उसने क्या किया? वो पुलिस फोर्स में भर्ती हो गया। जी हाँ, एक अपराधी बन गया पुलिस ऑफिसर। और यही वो सबसे बड़ा, सबसे अजीब मोड़ था जिसने सब कुछ बदल दिया। पुलिस में रहकर उसने सिस्टम की नस नस को पहचान लिया। उसे पता चल गया कि कौन सी कमजोरी कहाँ है, किसे खरीदा जा सकता है और सिस्टम को अंदर से कैसे खोखला किया जाता है। ऊपर से उसकी शादी भी एक बड़े कार्टेल खानदान में हो गई। बस ये मानो उसके लिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की दुनिया में एक वीआईपी एंट्री टिकट था। और इसी नींव पर उसने खड़ा किया अपना साम्राज्य, CJNG कार्टेल। अब सवाल ये है कि ये कार्टेल बाकी सबसे इतना अलग और इतना ज्यादा खतरनाक क्यों था? इसकी ताकत का एक नमूना देखिए। साल 2015 में CJNG ने एक रॉकेट लॉन्चर से मैक्सिकन सेना का हेलीकॉप्टर मार गिराया। सोचकर देखिए, एक क्रिमिनल गैंग ने देश की मिलिट्री का हेलीकॉप्टर उड़ा दिया। ये पाब्लो एस्कोबार के जमाने के बाद पहली बार हुआ था। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये ऐलान था कि CJNG कोई आम गैंग नहीं, बल्कि एक प्राइवेट आर्मी है। और इस तरह की ताकत जाहिर है पैसे से आती है। अनुमान लगाया जाता है कि CJNG के पास करीब $20 बिलियन का खजाना था। इतना पैसा आया एक बिल्कुल नए और बेहद मुनाफे वाले बिजनेस मॉडल से। देखिए, पुराने कार्टेल कोकेन पर चलते थे, जिसके लिए वो दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे। एल मेंचो ने ये गेम ही बदल दिया। उसने कहा, हम बनाएंगे अपनी ड्रग्स। उसने मेथ और फेंटेनिल जैसे सिंथेटिक ड्रग्स का इन हाउस प्रोडक्शन शुरू कर दिया। मतलब केमिकल चीन से मंगाओ और मेक्सिको की लैब में बनाओ। किसी पर कोई डिपेंडेंसी नहीं, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में। और प्रॉफिट, वो तो बस आसमान फाड़ कर निकला। और इस नए मॉडल का सबसे जानलेवा और सबसे कमाऊ प्रोडक्ट था फेंटानिल, एक ऐसा सिंथेटिक ड्रग जो हेरोइन से 50 गुना ज्यादा ताकतवर है। ये कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा बस इस बात से लगाइए। सिर्फ 2 मिलीग्राम, यानी रेत के 2-4 दानों के बराबर की मात्रा किसी की भी जान लेने के लिए काफी है। और अब जरा इसका प्रॉफिट मार्जिन देखिए। एक गोली बनाने का खर्च सिर्फ 10 सेंट्स और बाजार में इसकी कीमत $10 से $30 तक। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा मुनाफा है। और यही वजह है कि ये धंधा इतना फैलता चला गया। लेकिन ये पूरी कहानी सिर्फ मेक्सिको की नहीं है। इस संकट को इतना बड़ा बनाने में कई दूसरे देशों का, खासकर अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ रहा है। देखिए, मेक्सिको में सालों से एक सिस्टम चलता आ रहा है।
प्लाटा ओ प्लोमो, जिसका मतलब है या तो चांदी लो या सीसा, मतलब या तो रिश्वत लो या गोली खाओ। इस करप्शन ने सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया। फिर साल 2000 में जब 71 साल पुरानी सरकार गिरी तो एक पावर वैक्यूम पैदा हो गया और रही सही कसर वॉर ऑन ड्रग्स ने पूरी कर दी। होता यह था कि एक बड़े किंगपिन को मारो तो उसकी जगह लेने के लिए 2 और छोटे लेकिन ज्यादा खूंखार गैंग खड़े हो जाते थे। और अब ये आंकड़ा देखिए जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। मेक्सिको में कार्टेल्स के पास जो हथियार पकड़े जाते हैं उनमें से 70% अमेरिका में बने होते हैं। इसे आयरन रिवर कहते हैं, हथियारों की एक नदी जो अमेरिका से मेक्सिको की तरफ बहती है और इन अपराधियों को और ताकतवर बनाती है। इसके अलावा कुछ अमेरिकी पॉलिसीज ने भी अनजाने में ही सही आग में घी का काम किया, जैसे 1994 का नाफ्टा समझौता, जिससे बॉर्डर पे इतना ट्रैफिक बढ़ गया कि ड्रग्स छिपाकर ले जाना आसान हो गया। और एक ऑपरेशन फास्ट एंड फ्यूरियस तो ऐसा फेल हुआ कि उसके तहत अमेरिकी एजेंसियों के हथियार खुद अपराधियों के हाथ लग गए। तो घूम फिर कर हम वापस वहीं आ जाते हैं। एल मैंचो तो मर गया, लेकिन अब क्या? उसकी मौत के बाद जो पावर वैक्यूम बना है उसका अंजाम क्या होगा? इसका एक छोटा सा ट्रेलर तो हमें एल मैंचो की मौत के कुछ घंटों बाद ही देखने को मिल गया। सीजेएनजी ने एक साथ मेक्सिको के 20 राज्यों में आतंक फैला दिया, बसें जलाईं, दुकानें लूटीं, हाईवे ब्लॉक कर दिए। एक्सपर्ट्स ने इसे नार्को टेररिज्म कहा। मतलब ये सिर्फ क्राइम नहीं बल्कि दहशत फैलाने की एक सोची समझी साजिश थी। और अब सीजीएनजी का भविष्य पूरी तरह से धुंधला है। एल मेंचो का कोई क्लियर वारिस नहीं है। उसका बेटा अमेरिका की जेल में है, बीवी और भाई भी पकड़े जा चुके हैं। अब गद्दी के लिए बचे हैं 4 कमांडर और पूरी आशंका है कि इनके बीच एक खूनी जंग छिड़ेगी, जिससे हिंसा कम होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आखिर में बात यह है कि ये सिर्फ एक देश की समस्या है ही नहीं, इसकी जड़ें पूरी दुनिया में फैली हैं। ड्रग्स की डिमांड अमेरिका से आती है, हथियार अमेरिका से आते हैं, करप्शन मैक्सिको में है और ड्रग्स बनाने के लिए केमिकल वो चीन से आते हैं। ये ग्लोबल मकड़जाल है और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब किसी समस्या की वजह ड्रग्स की डिमांड, हथियारों की सप्लाई और करप्शन हो, तो क्या एक किंगपिन के मरने से वो समस्या खत्म हो जाती है, या ये सिर्फ एक खूनी चैप्टर का अंत और एक नए, शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक चैप्टर की शुरुआत है?